गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 12 के फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था वो कुछ ये टॉपिक था। हमने ओम का नियम पढ़ा था और हमने स्थूल रूप से ओम का नियम पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो सूक्ष्म रूप से ओम का नियम पढ़ेंगे। जब ओम के नियम की बात की जाती है, जब R = V बटे में I की बात की जाती है, जब कुछ इस तरीके की बात की जाती है, तो वो ओम का जो नियम है वो स्थूल रूप से होता है। लेकिन अब बात करेंगे सूक्ष्म रूप से ओम का नियम। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सूक्ष्म रूप से ओम का नियम। ध्यान देना, सूक्ष्म रूप से ओम का नियम। ओम का नियम ध्यान देना, मैं अपने अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है RBSC सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। तो हो सकता है किताबों में आगे पीछे मिल सकते हैं तुम्हें, लेकिन कोई टॉपिक कंप्लीट और बिल्कुल कंसेप्चुअल जो है वो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना। तो किताब केवल तुम्हें पढ़नी है, नोट्स मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं और यहाँ पर भी हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हम पढ़ें समझें। तो ध्यान देना, सूक्ष्म रूप से ओम का नियम होता क्या है। देखो, सूक्ष्म रूप से जो ओम का नियम है वो धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र के मध्य एक संबंध को दर्शाता है। और स्थूल रूप से ओम का नियम जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, वो V और I के मध्य एक संबंध है जो कि सर साइमन ओम ने दिया था। ठीक है ना। तो अब बात करेंगे हम सूक्ष्म रूप से ओम का नियम। देखो, सूक्ष्म रूप से ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक से प्रवाहित जो धारा घनत्व है, ठीक है, अगर हम बात करें किसी चालक से प्रवाहित जो धारा घनत्व है, मतलब G, ठीक है, उस चालक से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है या संबंध रखता है, के समानुपाती होता है। अब देखो, बात करते हैं हम ये क्या संबंध है। कि जो धारा घनत्व जो कि मैं लास्ट वीडियो में करा चुका था, जो J है वो किसी भी चालक से जो भी धारा प्रवाहित होती है उसके एकांक क्षेत्रफल से हम उसको संबंध देखें तो धारा घनत्व बन जाती है। तो J जो है वो समानुपाती है उस चालक में प्रवाहित जितने भी आवेश हैं उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत धारा बहती है, उसके समानुपाती होता है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि ताप नियत रहे। ताप नियत, ये एक शर्त है कि ताप नियत रहनी चाहिए। लेकिन जब हम इसको J को बराबर करते हैं तो हमें एक नियतांक प्राप्त होता है जिसे हम सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा। और ये तो हो गया अदिश रूप में, इन वेक्टर फॉर्म, सॉरी ये तो परिणाम रूप में हो गया। एक वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें तो J जो है हमें पता है सदिश राशि है, सिग्मा नियतांक की कोई दिशा नहीं होती, ये अदिश राशि ही होता है। और E सदिश, ध्यान देना, नियतांक की कोई दिशा नहीं होती, नियतांक हमेशा एक अदिश राशि ही होगी। इस चीज का भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो हमारे पास एक रिलेशन आता है और वो रिलेशन क्या है? J सदिश = सिग्मा E सदिश। ठीक है ना। सिग्मा का मान हमेशा यहाँ पॉजिटिव रहेगा। ध्यान देना, सिग्मा का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा और सिग्मा नियतांक हमेशा एक अदिश राशि होती है। इसे तो तुम्हें वैसे ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ सिग्मा क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? सिग्मा यहाँ क्या है? सिग्मा यहाँ है समानुपातिक नियतांक। समानुपातिक नियतांक है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। और इसे क्या कहते हैं? इसे सिग्मा को कहते हैं हम चालकता। क्या कहते हैं इसको हम? चालकता। ठीक है, इसे हम विद्युत चालकता भी कह देते हैं। इसे कह देते हैं विद्युत चालकता। ये सब एक एक नंबर या दो दो नंबर की चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं और बेसिकली ये बहुत
इम्पोर्टेंट, आगे क्लासेस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेसिक जरूर है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत कंसेप्चुअली चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन हम तो फिर भी ओवरव्यू देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द आरबीएससी। ठीक है, तो सिग्मा समानुपातिक नियतांक है जिसे विद्युत चालकता कहते हैं, तो विद्युत चालकता को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ध्यान देना। चलो अब एक चीज और देख लें, हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और चालकता का मात्रक है वो भी हम अब डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे 1/ओम की, ठीक है ना, 1/ओम, जिसे इस तरीके से लिख देते हैं जैसा तुम्हें पता है 1/ओम, ये हो जाता है, इसको यहां लिख देते हैं 1/ओम, जिसे इस तरीके से लिखते हैं, बराबर हो जाता है महो। और इसे साइमन ने क्योंकि बताया था इसलिए इसको साइमन भी कह देते हैं। ठीक है, इसे कि साइमेन कह देते हैं, साइमन कह देते हैं। तो 1/ जो ओम है इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, इसको जस्ट उल्टा, और इसे क्या कहते हैं हम साइमन कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं महो, ध्यान देना। तो प्रतिरोध जिसका मात्रक ओम होता है उसका जस्ट उल्टा महो होता है, इसको हम साइमन भी कह देते हैं। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर कहें तो इसको इस तरीके से व्यक्त करते हैं, ये महो का सिंबल है। किसका सिंबल है? महो का सिंबल है, ध्यान देना। ठीक है ना, महो को हम साइमन भी कहते हैं, 1/ओम जो होता है वही महो होता है। तो हमें अभी हम बताया यहाँ सिग्मा एक समानुपातिक नियतांक है जिसे विद्युत चालकता कहते हैं। अब बात आती है विद्युत चालकता क्या होता है, ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये जो विद्युत चालकता है जो सिग्मा है ये किस पर निर्भर करती है, बहुत क्वेश्चन पूछ देते हैं। सिग्मा की निर्भरता, जो निर्भरता है वो किस पर है? जो सिग्मा है वो एक तो ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता और किसी पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, तो जो चालक का ताप होगा उससे सिग्मा प्रभावित होगा, और जो मतलब जिस तरीके का चालक होगा, लोहे का होगा, एल्युमिनियम का होगा कि कॉपर का होगा कि और मतलब सोने का होगा, किस तरीके का होगा इस पर भी डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो ये तो अब हम बात करेंगे विद्युत चालकता की सिग्मा की, तो इतना तुम नोट करो। कर लिया होगा। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, चालकता की। ठीक है, ऐसे नोट कर लेना। क्योंकि अभी हमने सिग्मा पढ़ा, चालकता जिसे हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं। इसकी परिभाषा काफी टाइम से पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी अगर इसकी परिभाषा बनाएं तो क्या होगा, हम वहीं से इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर चालक में प्रवाहित धारा घनत्व चालक की चालकता कहलाती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था J बराबर में होता है सिग्मा E। ठीक है, तो सिग्मा बराबर में क्या होगा, J/E। तो धारा घनत्व की परिभाषा तो बहुत इजीली बताई जा सकती है। क्या कही जा सकती है, इकाई किसी चालक में इकाई विद्युत क्षेत्र, इकाई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने में उत्पन्न धारा घनत्व क्या कहलाती है, उसकी चालकता कहलाती है। ठीक है ना, यही उसकी चालकता कहलाती है, इसकी परिभाषा हो जाती है। अगर हम कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो देखो, चालकता की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि E का मान अगर इकाई हो तो जो भी धारा घनत्व होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे पास उसकी चालकता। अब इसके मात्रक की अगर बात की जाए तो एक चीज ध्यान रखना, इसका जो मात्रक होता है वो होता है, इसका जो मात्रक है
इंपॉर्टेंट फैक्ट बाद में देखेंगे। इसका जो मात्रक है वो होता है 1 में ओम गुना में मीटर, या फिर 1 में ओम गुना में इस मीटर, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। या फिर इसका जो मात्रक वो क्या होगा वो ध्यान रखना, 1 ओम को हम क्या कहते हैं, महो, इनटू में मीटर इनवर्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं, साइमन या साइमेन भी कह देते हैं इसको, साइमेन मीटर इनवर्स या साइमेन प्रति मीटर। तो इसका जो मात्रक है या तो वो है 1 ओम गुना में मीटर, या है वो महो मीटर इनवर्स, या फिर है साइमन प्रति मीटर या साइमेन प्रति मीटर या साइमेन मीटर इनवर्स, हम ये कह सकते हैं। अब बात आती है इसके विमा की। देखो सीधी सी बात है, विमा तो तुम खुद बना सकते हो, ठीक है ना। इसकी जो विमा अगर तुम बनाओगे तो इसकी जो विमा बनती है वो क्या होगी, क्योंकि सीधी सी बात है विमा बनाने के लिए तुम 11th के बेसिक कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसकी जो विमा होती है वो होती है m-1 L-3 T3 और A2, ठीक है। इसकी जो विमा होती है ध्यान देना, इसकी विमा तुम बना लेना, गलती है क्योंकि विमा पूछ लेते हैं, m-1 L-3 T2 A2, ठीक है। एक सेकेंड, m-1 L-3 T2 A2, ठीक है, ठीक है। तो इसकी जो विमा होती है वो होती है m-1 L-3 T3 होती है, T3 A2, ठीक है। अब सही है इसकी, क्योंकि थोड़ा सा चेक कर सकते हो तुम 11th बेसिक पे, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम ओम की बात करते हैं, ओम R इक्वल्स टू V बटे में I का होता है हमारे पास एम्पियर, A होता है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो। तो m-1 L-3 T3 और A2 इसका क्या होता है, विमा होती है। चलो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर हम बात करें चालक के लिए, तो ध्यान देना, सिग्मा की अगर बात करें, चालकों की चालकता सबसे ज्यादा होती है, फिर अर्धचालक की होती है, और फिर अगर हम बात करेंगे तो अचालक की होती है। अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चालकता होती है चालकों की होती है, फिर अर्धचालकों की होती है, और फिर अचालकों की होती है, ठीक है ना, ये बात है। अगर हम इसके आगे अगर हम बात करें तो या फिर हम कह सकते हैं जो धातु की चालकता है वो सबसे ज़्यादा होती है, और फिर होती है मिश्र धातु की, फिर क्या होती है, मिश्र धातु की चालकता होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिग्मा Ag की चालकता सबसे ज़्यादा होती है, सर्वोत्तम चालकता, सर्वोत्तम चालक जो है वो हमें पता है चांदी मतलब Ag होता है। इसके बाद कॉपर होता है, और इसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि बेसिकली जो हम चालक यूज करते हैं वो हम ये 3 तरह की, या तो चांदी का या तांबे का एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। हमारे घरों के बाहर एल्यूमिनियम के तार होते हैं, चांदी के नहीं होते। चांदी को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें भी पता है डर एक ही चीज़ का है, तार नहीं मिलेगा, क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर चांदी के तार हो गए तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। तो ये होता है, ठीक है ना। और कॉपर का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से इसको प्रीफर नहीं करते। लेकिन कॉपर के तार हैं, एसी की बात करें या दूसरे जो हमारे पास महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं उनके में कॉपर की वायर होती है, उसे प्रीफर भी करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट भी बहुत महंगा हो जाता है। तो हम चालकता का क्रम डिसाइड करें तो चालक, अर्धचालक, अचालक, ये इसका क्रम है। धातु और में धातु की चालकता मिश्र धातु से ज़्यादा, Ag की चालकता हमें पता है सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर के, फिर एल्युमिनियम की होती है, इसके बाद हम कहें तो Fe की होती है, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, अगले टॉपिक की। तो उतार लो इसे। चलो अगला जो टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है वो है प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता
ये भी 10वीं क्लास में पढ़ रखा है हमने, बेसिकली सारी चीज़ें 10वीं क्लास में पढ़ रखी हैं। न्यूमेरिकल बेसिस पे काफ़ी मतलब हाईली हो जाती हैं ये चीज़ें, बाकी थ्योरेटिकल बेस तो वही होती है क्योंकि थ्योरी कभी नहीं बदलती है, तो इसलिए जो है तुम्हें थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है, कि तुम्हें जब न्यूमेरिकल बेसिस की बात आई या मैथमेटिकल एनालिसिस की अगर बात आई तो उसमें काफ़ी कुछ कंसेप्चुअल है 10th के कंपैरिजन में। तो प्रतिरोध की निर्भरता की अगर बात करें तो हमें एक चीज़ पता है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, पता ही है तुम्हें। मतलब किसी चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के बढ़ने पर बढ़ता जाएगा। एक तार है, मैंने खींच के इतना बड़ा कर दिया तो प्रतिरोध भी उसका बढ़ गया। रियोस्टेट इसी पर बेस काम करता है। दूसरा जो है 1/A। अगर हम बात करेंगे किसी तार की मोटाई बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर मैं इसके तार को थोड़ा सा खींच दूं तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी तो भी इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान देना, किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। तीसरा जो है वो गणितीय विश्लेषण में नहीं आता, लेकिन हम कह देते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, इसका मतलब है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। जो आर है, लोहे का तार है तो बेसिकली प्रतिरोध अलग होगा, चांदी का तार है तो अलग होगा, लोहे का तार है तो अलग होगा, सोने का तार है तो अलग होगा, एल्यूमिनियम का तार है तो अलग होगा। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि आर जो है L/A, थ्योरेटिकल बेस पर इसके भी समानुपाती होता है। तो R = L/A है, लेकिन अगर मैं बराबर लूं तो मुझे एक नियतांक प्राप्त होगा जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, और रो L/A। तो जो किसी चालक का प्रतिरोध है वो = रो L/A। यहाँ पर रो क्या है, एक नियतांक है जिसे समानुपातिक नियतांक कहते हैं, और इसे उस चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ रो बराबर में क्या है, या तो इसे प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी कहते हैं, या इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ये होता है रो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रो = R × A/L होता है। तो किसी भी चालक की प्रतिरोधकता R × A/L होती है, और ये फॉर्मूला है। तो कैपिटल R के फॉर्म में जिसमें रो शामिल हो, प्रतिरोधकता शामिल हो, तो उसके लिए प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो L/A। और अगर केवल प्रतिरोध शामिल हो, प्रतिरोधकता के फॉर्म में अगर जो सूत्र होगा वो R × A/L। अब मात्रक की बात कर देते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, किसका, प्रतिरोधकता का मात्रक। तो देखो प्रतिरोधकता का मात्रक, R का मात्रक हमें पता है कितना होता है, इसका मात्रक ही तो पूछ रहे हैं। तो R का मात्रक होता है ओम, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और L का मात्रक होता है मीटर। मीटर से मीटर गया तो इसका मात्रक होता है ओम गुना में मीटर, ध्यान देना। या ओम गुना में सेंटीमीटर भी कभी कभार आ जाता है जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका जो मात्रक ओम गुना में मीटर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ओम गुना में मीटर क्या है इसका मात्रक। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की परिभाषा। तो यहां से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। देखो रो = यदि ऐसा हो जाए, ऐसा कब होगा, यदि L भी एकांक हो जाए और A भी एकांक हो जाए। इफ L = 1 मीटर एंड A = 1 मीटर स्क्वायर, तो हम
इसकी परिभाषा को बता सकते हैं। तो देखना, इफ स्मॉल l इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड a इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इक्वल्स टू कैपिटल R। प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी चालक, ठीक है, यदि किसी 1 मीटर लंबे चालक, ध्यान देना L बराबर 1 मीटर, तो यदि किसी 1 मीटर लंबे चालक जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, ध्यान देना, ठीक है, क्या होगा? यदि किसी 1 मीटर लंबे चालक, मतलब ये तो 1 हो गया, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का जो भी प्रतिरोध होगा वो उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगी, क्योंकि दोनों का मान एकांक होगा। या फिर हम इस परिभाषा को कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, तो ये है प्रतिरोधकता। ठीक है, तो हम प्रतिरोधकता में इतनी चीजें हमने ली है, ये तो 10वीं तक आती हैं इतनी चीजें तो, ठीक है, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो काफी हद तक आते हैं। अब चलो, अगर हम बात करें इस जो रो का मान है वो ध्यान देना किन किन पर निर्भर नहीं करता। इस रो का मान जो है, ध्यान देना, इस रो का मान जो है, इस रो का मान है, क्योंकि रो एक नियतांक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, इस रो जो कि प्रतिरोधकता, इसका मान R पर, A पर और L पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान देना, मतलब रो के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं, रो का मान उस पर निर्भर नहीं करता। देखो, एक अंदाजा बता देता हूं, रो की बात कर रहा हूं मैं, R की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी चांदी का चालक तार है हमारे पास, उसकी मैं लंबाई कितनी भी बढ़ा दूं, उसमें रो का मान चेंज नहीं होगा। उसकी मैं मोटाई कितनी भी बढ़ा दूं, उसमें भी रो का मान चेंज नहीं होगा, प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। उसका मैं प्रतिरोध कितना भी बढ़ा दूं, घटा दूं, लेकिन उसकी प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। मतलब प्रतिरोधकता, अगर चांदी का तार है, चांदी के तार से अगर मैं लोहे का तार, चांदी के तार से अगर मैं एल्यूमिनियम के तार में ही परिवर्तन करूंगा तो ही रो का मान बदलेगा। बाकी रो जो वैल्यू है वो नहीं बदलेगी R, A या L के बदलने से। ठीक है, तो रो इज नॉट डिपेंडेंट टू द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर और द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब ये निर्भर किस पर करेगी, या तो ये ताप पर निर्भर करेगी, टेम्परेचर पर, या फिर ये निर्भर करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति मतलब वो लोहे का या चांदी का। ठीक है, इस पर निर्भर करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रो इज नॉट डिपेंडेंट टू R, A एंड L। ठीक है ना। इसके अलावा रो अधिक होने पर चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर रो का मान अधिक होगा तो चालकता का मान कम हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। रो का मान अधिक होने से चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस चीज को भी तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो है आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है। इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल हैं, उसके कुछ शॉर्ट फॉर्मूले जो मैं तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक कराऊंगा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन, और उससे रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे कल।